So let us just look at the questions. So the first question is J.S. Mill as a reluctant Democrat. So before we start discussing the answers, let me tell you something very basic, though I have already discussed it. We know that every answer has got three aspects. One is introduction, then it is body, then it is conclusion. ठीक है? So देखो, इंट्रोडक्शन के केस में ऑलवेज ट्राई टू स्टिक एज क्लोज टू द क्वेश्चंस डिमांड. उसके केस में क्या कर सकते हैं? वन थिंग इज दैट वी कैन डिफाइन द कीवर्ड. जो भी कीवर्ड है ना, वी कैन डिफाइन द कीवर्ड. सपोज अ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मार्क्सिस आइडिया ऑफ एलिनेशन, तो हम क्या कर सकते हैं? वन इंट्रोडक्शन कैन बी डिफाइनिंग एलिनेशन. और अनदर सपोज इट इज समवन्स स्टेटमेंट, तो वहां पे वी कैन टॉक अबाउट द कंटेक्स्ट, दैट व्हाई दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय. आपने टेस्ट लिखा? नाम आपका क्या है? मैंने आपकी कॉपी देखी है. आपकी कॉपी आपको मिली? अच्छा. नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो अभी के लिए नहीं. वो आप दूर से आते हो या नजदीक से आते हो? ओआरएन से? फिर ठीक है, फिर आज डिस्कस आपकी कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि आज 5 बजे से मेरा क्लास है. ठीक है ना? उसके लिए कभी भी आप टेलीग्राम पर भी मैसेज डाल दोगे, एब्सोल्युटली नो इशू. देखो, आपकी कॉपी में जो आपने जो इंट्रोडक्शन में जो काम किया है ना, पूरा इंट्रोडक्शन आपका जेनरिक जाता है. जो लास्ट का जो स्टेटमेंट है ना, देयर यू कम टू द क्वेश्चन. और उसके आगे फिर आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन छोड़ दो ना, आपने डिमांड को टच ही नहीं किया है. हाना आरेंट का जो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने रेवोल्यूशन के अलावा सब कुछ लिख रखा है. थोड़ा बहुत याद पड़ रहा है? लिखा है अपने रेवोल्यूशन के बारे में? आई थिंक वो आप ही की कॉपी है, प्रगति, अगर मुझे याद है तो. अच्छा, खैर, क्योंकि वो सिर्फ इसमें नहीं हुआ है, वो जब हम डिस्कस करेंगे ना, हाँ, एलिनेशन वाला, ये वाला आपने सही से लिखा है, एलिनेशन आपने सही से लिख रखा है. लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन, ये विदाउट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल सोसाइटी, इसमें पता है क्या गड़बड़ी हुई है? आपने सिविल सोसाइटी को डिस्कस ही नहीं किया, दैट व्हाई सिविल सोसाइटी इज सो इम्पोर्टेंट. लेकिन एक्सप्लेनेशन हमें थोड़ा एक लाइन से काम नहीं चलेगा ना. आप गए हो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मैनूवर, यू हैव रिटन एवरीथिंग, अगर मुझे सही से याद है तो. लेकिन आपने गड़बड़ी क्या की है कि सिविल सोसाइटी के केस में जो एक्सपेंशन है ना, क्योंकि देखो, क्वेश्चन क्या है? स्टेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल सोसाइटी. तो उसने जो ट्रांसपेरेंट और ओपेक स्टेट की बात की थी, कि ओपेक स्टेट में वाई रेवोल्यूशन इज सो डिफिकल्ट. नहीं, नहीं, या तो फिर वो आपकी कॉपी नहीं होगी जो मैंने देखी है. ना, ना, नहीं, फिर शायद वो दूसरे किसी और की कॉपी होगी. नहीं, नहीं, फिर ये सब नहीं मेंशन है, फिर वो किसी और की कॉपी होगी, देन परहैप्स इट माइट नॉट बी. हुँ, क्योंकि वो वाले में ना, तो ख़ैर, और देखो ये वाले में तो ख़ैर वी आर कमिंग टू द डिस्कशन, ठीक है ना? सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन. सो इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन, व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले एज़ आई सेड कि अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन कैन बी कि अगर कोई कीवर्ड है, तो सिंपली उस कीवर्ड को एक्सप्लेन कर दो. की टर्म को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ जीएस और इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है ना? लेकिन अपनी मर्ज़ी से हम कीवर्ड बनाने नहीं लगेंगे, कि कोई कीवर्ड नहीं भी है, फिर भी हमने मुझे लगा कि शायद इसे मैं डिफाइन कर दूँ और मेरा काम हो जाएगा. गोइंग फॉरवर्ड वी शैल बी लुकिंग एट इट. मैं वही आ रहा हूँ कि सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन कैन बी, सपोज़ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे लुक, ये हॉब्स का स्टेटमेंट है या ये मैकफरसन का स्टेटमेंट है. तो इंट्रोडक्शन हो सकता है ना कि व्हाई दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन इन अ क्रिटिसिज्म और इन सपोर्ट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू.
तो दैट कैन बी अनदर वे ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है? या फिर तीसरा क्या तरीका हो सकता है, दैट ब्रॉडर आइडिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ग्रामसी का ये वाला क्वेश्चन आपका आ गया। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, स्टेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अ थोरो अंडरस्टैंडिंग। सो हियर कंटेक्स्ट की हम बात कर सकते हैं, बट नेक्स्ट वी कैन डायरेक्टली टॉक अबाउट दैट ग्रामसी हैज डिस्कस्ड अबाउट द importance of civil society in his revision of Marxist idea। हाँ, इस तरीके से हाँ, क्योंकि देखो एक चीज हमें इंट्रोडक्शन में ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप कोई एक जेनरिक इंट्रोडक्शन दे देते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां से जब आप सेकंड पैराग्राफ पर आते हो, एक डिस्कनेक्ट फील होता है कि इंट्रोडक्शन में आप कोई और कहानी कह रहे थे और सडनली इन द बॉडी यू आर टेलिंग सम डिफरेंट स्टोरी। बैठो बैठो, ठीक है ना? तो गड़बड़ी वही होती है कि अगर हम एक जेनरिक इंट्रोडक्शन डाल देते हैं ना, तो हमें समझ में ही नहीं आता। मतलब कि नेचुरल है ना, डिस्कनेक्ट लगेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप क्या लिख रहे हो? हना आरेंट वाज अ जर्म हना आरेंट का क्वेश्चन आ गया, आप इंट्रोडक्शन में डाल रहे हो हना आरेंट वाज अ 1 मिनट मुझे वो कॉपी लाने दो। जैसे मैं इसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन अगेन मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं, वो तो वन टू वन डिस्कस होना है। इट इट इज़ नॉट कि मैं सिर्फ़ इनके लिए बोल रहा हूँ या इसके अलावा भी इनके साथ वन टू वन डिस्कशन रहना है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम यूजिंग दिस जस्ट एज़ अ रेफरेंस, ठीक है ना? और हाँ, इसे मन पे नहीं लेने का कि मेरा कॉपी सामने में डिस्कस करके ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो काम नहीं करने का। मैं सीधा बता दे रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल है गलती हर किसी के केस में होगी ही होगी। एग्ज़ैक्टली वही स्पिरिट रहना है। जैसे जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का इंट्रोडक्शन एक मैं बता रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, एरिस्टोटल वाज़ अ ग्रीक फिलॉसफर एंड द ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो एज वेल एज हिज क्रिटिक। ठीक है, लेकिन इसके इन्होंने ये काम किया है ना कि शुरुआत में ये पहली लाइन इनकी जेनरिक रही है, लेकिन इनकी जो लास्ट लाइन रहती है ना, वो ये लिंक करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन से। दैट इज वन थिंग अबाउट योर इंट्रोडक्शंस। तो वहां तक तो आप सही चल रहे हो, लेकिन अगर हम पहले लाइन से ही डायरेक्टली हिट करने की कोशिश करें ना कि जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, दैट वुड बी फार बेटर। नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन देना है, देना है, ऐसी बात नहीं कि इंट्रोडक्शन नहीं देना है। बट जो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक जेनेरिक इंट्रोडक्शन होता है, जनरल इंट्रोडक्शन में आगे फिर से पढ़ा देता हूँ। जैसे देखो लिबर्टी और फ्रीडम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया इस क्वेश्चन को। अब इस पर मैं आपको इंट्रोडक्शन सुना रहा हूँ। थॉमस हॉब्स was an English philosopher who belonged to the time of Puritan Revolution. He is the first person to give complete theory of sovereignty. इतने लाइन का क्या इस क्वेश्चन से कोई लिंकेज है? यहां तक, सिर्फ यहां तक देखो। उसके बाद इनकी जो लास्ट लाइन आती है, फॉर हिम लिबर्टी सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंपीडिमेंट टू मोशन। अगेन ही हैज नॉट लिंक्ड विद द क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन भी वही है ना। तो भैया ये स्मार्टनेस बाकी जगह चलती है, क्योंकि बाकी किसी को ध्यान नहीं देना होता। मेरा काम ही यही है। समझा आपने? कोई ऑब्जेक्शन, वन टू वन वी विल डिस्कस, बट बाद में, ठीक है ना? आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज अ रेफरेंस, नथिंग एल्स। ओके, सो इस तरीके से अब समझ में आया जेनेरिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि देखो हॉब्स को लेकर के हमने 4-5 थ्योरीज पढ़नी है, तो अगर पांचों में से कोई एक थ्योरी पर क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन उसी के कंटेक्स्ट में होना चाहिए ना। ऐसा नहीं ना, क्योंकि देखो हॉब्स का आइडिया ऑफ सोवरेनिटी है, हॉब्स का आइडिया ऑफ एब्सोल्यूटिज्म है, हॉब्स का आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म है। अगर हम सोवरेनिटी में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इंडिविजुअलिज्म का, हॉब्स का ही है, बट उसका मतलब क्या रहेगा?
समझ रहे हो? आप कहोगे कि इसलिए मैं ब्रैकेट डाल के डाल दूँगा कि भैया जेनेरिक, मैं उसे टोटली रिजेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज़ समवेयर इट इज़ लिंक्ड टू हॉब्स, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट इट इज़ नॉट इन लाइन विद द क्वेश्चन डिमांड, स्पेसिफिक टू क्वेश्चन डिमांड। और ये क्या होता है ना, ये असल में आदत लगा दी गई है कि पहले हॉब्स के बारे में कुछ लिख दो, उसके बाद चलो। ठीक है ना? तो देखो कुछ-कुछ आपके केस में जो मेरा असेसमेंट है, बहुत थोड़ी-सी असल में ज़रूरत है। वो जो है ना कि थोड़ा-सा आपने कोशिश भरपूर की है, आई वोंट डिनाई, लेकिन वो जो है ना कि थोड़ा कभी-कभी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, नहीं है। तो मुझे वो भी दिखा है कि यू हैव एक्चुअली ट्राइड टू स्टिक टू द क्वेश्चन, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई है कि वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का भी इश्यू आ जाता है। देखो उसकी कोई स देखो, वो दिमाग से तो हटा ही दो कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, मैंने साफ-साफ बोल रखा है हर किसी को कि आप कहीं से भी पढ़े हो, इज शी माय स्टूडेंट? नो। इज विष्णु माय स्टूडेंट? नो। आर अदर स्टूडेंट्स हू आर नॉट अटेंडिंग, आर दे माय स्टूडेंट, फाउंडेशन स्टूडेंट्स? नो। अब बताओ मैं आपको कहने लगूँ पहले मेरा वाला पढ़ो, आपके साथ तो इनजस्टिस होगा ना। इसलिए आप आंसर लिखो, मेरा काम है ये देखना कि वो रिलेवेंट है, एज़ पर द डिमांड है या कोई कमी है। आपने भले ही इग्नू से पढ़ रखा है, खुद से पढ़ रखा है, बुक पकड़ के पढ़ रखा है, ठीक है ना? तो हाँ, अच्छा वो भी एक रीज़न हो सकता है, हाँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हाँ, लेकिन वन गुड थिंग इज़ कि आपने अपने लैंग्वेज में लिखा है। रटने वाला काम आपके केस में नहीं हुआ है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बहुत लोग रटते हैं। ना अरे अभी की बात बोल रहे हो ना, जब 3 बार 4 बार रिवाइज़ करते हो ना, तो चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। ये जो आपके सामने जो ऑनलाइन बैठा हुआ है ना, इसने इसके स्पेसिफिक पैराग्राफ्स में ब्रैकेट में डाल कर के बोलता था, "ये तूने क्या नोट से कॉपी किया है? रटा हुआ है?" बोलता था। तो ये होता है। आपको शुरुआत-शुरुआत में ऐसा लगता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप खुद सोचो जब आप 3 बार 4 बार पढ़ लेते हो, वो तो दिमाग में आने लगता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? सो दैट कैन बी वे ऑफ इंट्रोडक्शन। एक-एक करके वी शैल बी फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। अब पहले देखो, सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन डिमांड। उसके बाद कंटेंट आप खुद ब खुद आ जाओगे। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? जेएस मिल इज़ अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। किसने बोल रखा है? वेपर ने। व्हाई वेपर मस्ट हैव सेड सो? डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? एज़ यू सेड कि देयर आर सम इनकंसिस्टेंसीज़, राइट? तो अब देखो, सबसे पहले इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, इसका एक मेरे को सिंपल सा इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश करो, जस्ट ट्राई। ये तो कंक्लूजन में चला जाएगा ना, क्योंकि आप स्टार्ट ही आप डिबेट से नहीं कर सकते ना। डिबेट तो लेटर पार्ट में आना ही आना है, बिकॉज़ क्वेश्चन इज़ दैट डिबेट, दैट व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेट ही वाज़। So you can either start by talking about J.S. Mill as one of the, हाँ, ग्रेटेस्ट चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। दैट कैन बी, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली डेमोक्रेसी के ऊपर है, ठीक है? हाँ, दैट कैन बी वन ऑफ द इंट्रोडक्शंस, या फिर अनदर कैन बी दैट इन द गिवन स्टेटमेंट वेपर हैज क्रिटिसाइज्ड मिल व्हाट फॉर, विथ रिस्पेक्ट टू आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। खत्म। अब बताओ इसमें कुछ भी मैंने नया बोला? आपकी जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग थी, एंड द मोमेंट यू पुट इन दिस इंट्रोडक्शन, एग्जामिनर नोज की यू नोट द नब ऑफ द क्वेश्चन। इसीलिए इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनर को बताने के लिए कि मुझे क्वेश्चन पता है। ठीक है? अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, यू न्यू इट। अब आता है पहले। तो देखो, हम डायरेक्टली मिल को गाली देना स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिल, व्हाई मिल इज सच अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी।
पहले पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि वाई मिल इज सच एन एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन 10 मार्कर है तो हमारे पास ज्यादा स्पेस है नहीं। तो एक बार हमने बता दिया वाई ही वॉज सच अ ग्रेट एडवोकेट, अगले ही पैराग्राफ पर हम पहुंच जाएंगे हाउएवर, जो वेपर ने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। वेपर ने उसे रिलक्टेंट डेमोक्रेट की कहा है। वाई? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स या बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। अब उन रीजंस में क्या क्या रीजन है? वही सारे, और बेसिकली हमें अपने रीजंस दे रखे हैं, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन है ना, दैट इज समवेयर मिसिंग, अगर मेरे को ठीक से याद है तो। आपने रीजंस दे रखे हैं, हाँ आपने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन वही बात है ना कि ये सारे रीजंस ये इनकंसिस्टेंसी दिखाता है। जैसे द वे ही टॉक्स अबाउट ओपन बैलेट, क्योंकि वो सैंक्टिटी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस देता है वोटिंग एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन एज ए राइट। ही टॉक्स अबाउट द स्ट्रेंथ, ही टॉक्स अबाउट प्लूरैलिटी ऑफ वोटिंग, जबकि द रियल वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज, हाँ, वन वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो जब वो बात कर रहा है प्लूरैलिटी ऑफ वोटिंग की बात कर रहा है, वो ला रहा है एलिटिज्म ला रहा है, ही इज ब्रिंगिंग इन एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स। उसके बाद फिर वो अगला पॉइंट आ जाएगा दैट विथ रिस्पेक्ट टू कॉलोनीज ही रिकमेंड्स बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म। तो इस तरीके, बस इतना याद रखना कि वी सिंपली हैव टू आर्ग्यू, एक्सप्लेन, कैसे हम लॉजिकली आर्ग्यू करते हैं कि देखो ऐसा बोल रहा है इसके कारण वो डेमोक्रेट नहीं है, ऐसा बोल रहा है इसलिए वो डेमोक्रेट नहीं है। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज यू सिंपली हैव टू टॉक टू द एग्जामिनर, बट थ्रू योर कॉपी ओनली। ओके, तो हम ज्यादा कुछ नहीं, जैसे कि गिविंग प्लूरैलिटी ऑफ वोटिंग विथ मोर नंबर ऑफ वोट्स टू property and more, हाँ, this brings in elitism, this brings in aristocratic tendencies, strengthening of upper house, again goes against the basic idea of responsible government or representative government। इस तरीके से बस हमें आर्ग्यू करना है, नथिंग एल्स। फिर कॉलोनीज वाला पॉइंट आपको पता है, हमने जस्टिफाई कर दिया कि वेपर उसे रिलक्टेंट डेमोक्रेट कह रहा था, ठीक है। अब आता है टुवर्ड्स द एंड, ये हमने बॉडी में इसे जस्टिफाई कर दिया। अब यहां पे यू कैन गो फॉर टू वेज, वन कैन बी यू कैन गो फॉर डिफेंडिंग मिल, क्योंकि ऊपर में क्रिटिसिज्म है तो इधर वी कैन गो फॉर डिफेंडिंग मिल, और वी कैन गो फॉर अ कंपैरिजन। जो सबसे नॉर्मल सी बात होती है, हम नेहरू के साथ, ठीक है ना, कि फॉर मिल डेमोक्रेसी वॉज अ एंड, बट फॉर नेहरू डेमोक्रेसी वॉज अ मीन्स, rather than taking people to democracy, sorry, taking democracy to the people, he took people to the democracy, ठीक है ना, इस तरीके से। और उसी के साथ हम सिंपली कंक्लूड कर देंगे, हमें सिंपैथेटिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज ही वाज द वन हु वाज सेइंग कि कॉलोनीज में डेमोक्रेसी होनी ही नहीं चाहिए। ही वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी rather than ensuring the rights of people, and these are something that needs to be criticized, इसीलिए we are criticizing। So we can say that rather than Mill, Nehru appears to be a more ardent or more strong champion of democracy, and thus Weber's criticism seems to be, या फिर नेहरू वाला साइड भी कर दो कि हम एक नया एलिमेंट ला रहे हैं, हमने बस डिफेंड किया, तो हम बता देंगे कि लुकिंग एट ऑल दीज एस्पेक्ट्स वेपर्स क्रिटिसिज्म ऑफ मिल सिम्स राइट। हम इज राइट नहीं बोलेंगे, हमें लगता है, पक्का कुछ नहीं है, हमें वैसा लगता है। गॉट इट? देखो, इसलिए हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन के केस में, एक तो देखो अपना वाला, क्योंकि वो जो कॉलोनी वाला ला रहा था ना, उस कंटेक्स्ट में हम दे रहे हैं, लेकिन हाँ
पूरे का पूरा नेहरू को नहीं, बस एक पैराग्राफ में हम कंट्रास्ट बस एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर में तो पहले हम क्रिटिसिज्म दिखा देंगे, उसके बाद ना जगह वो देखो स्पेस का क्या है ना, इट डिपेंड्स आप उसे कर सकते, हर कोई एक तरीके से इसीलिए तो आंसर नहीं लिख पाता, बिकॉज़ यू हाउ यू आर पुटिंग योर आर्गुमेंट, हाउ यू आर पुटिंग योर आर्गुमेंट दैट डिफर। हाँ, हाँ, उसी के बाद हाँ, बिल्कुल देन यू कैन गो। ओके? और लिखो अगर कोई ऊपर-नीचे होगा, हम दोबारा डिस्कस करेंगे, 1 टू 1 दैट्स एब्सोल्यूटली नो इश्यू। ठीक है? तो देखो वही मैं जो बोल रहा था ना, आपने बाकी सारी चीज़ें लिख रखा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो कमेंट दे दिया है कि हाउ इट शोज़ हिज रिलक्टेंस। आपने पॉइंट सारे दे रखे हैं। अगर आप पोर्टल पे देखोगे सारी आप शायद आपकी कॉपी अपलोड भी हो गई होगी। हम इसे 1 टू 1 डिस्कस करेंगे, आज नहीं करें। आप रहते कहाँ हो? नज़दीक ही है ना? हाँ, 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 क्योंकि आज मेरी 5 बजे से क्लास है। हाँ, नहीं वो आप बताना, ठीक है ना? कि किस दिन? अरे टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम पे डाल देना, सीधी-सी बात है। टेलीग्राम वो टू वे ओपन रहेगा, उसके अलावा अगर कोई डाउट भी पूछना है ना, बिकॉज़ जो मेंस टेस्ट सीरीज़ था ना, उस समय देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हू वर आस्किंग डाउट्स। मैं टू वे कर दूँगा, क्योंकि वो मेंस के टाइम पर भी वो वन वे ही था, मैं लिखता था तो उधर से बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया कि सर वन वे है, टू वे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं टू वे कर देता हूँ। बिकॉज़ इट हैज़ टू बी ओपन फोरम यार, आप लोग नहीं तो पूछोगे कैसे? ठीक है? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रैलिटी ऑफ एजुकेशन इन प्लेटोज़ आइडियल स्टेट। ठीक है? अब बताओ अब इसे इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? कर सकते हो। आपके पास कोई दूसरा आइडिया है बताओ? तो देखो, इंट्रोडक्शन में आपको लगता है ये सब आप डाल पाओगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सोचने में लगता है कि सब कुछ ठीक है ना? आप सीधे का सीधा हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्लेटो एस्पायर्ड टू मेक एथेंस इंटू एन आइडियल स्टेट फ्री ऑफ करप्शन एंड टू बी रूल्ड बाय अ फिलोसोफर किंग फॉर व्हिच एजुकेशन वाज अ की टूल या फिर की मीन्स। तो बेसिकली हमने समझा दिया इसका मेन आइडिया क्या है, क्योंकि क्वेश्चन भी वही कह रहा है ना कि हाउ एजुकेशन इज सेंट्रल, ठीक है ना? तो अब हम चलेंगे, वी हैव सीन इंट्रोडक्शन, पक्का? देखो कोई भी कंफ्यूजन रहे, अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूं, इफ यू पीपल थिंक दैट समथिंग इज नॉट राइट, आर्ग्यू, सिंपल आस्क नहीं, आर्ग्यू। जब 1 टू 1 भी डिस्कस करूंगा ना, पैसिव लिसनर नहीं रहना है, आपको फोर्सफुली अपनी बातें कहनी है मुझे, एंड देन इट इज अप टू मी टू एक्सप्लेन टू कन्विंस, सीधी सी बात है, ठीक है? He wanted to make Athens an ideal state and for democrat to philosopher king, so education is important, बिल्कुल सही, ठीक है? उसके बाद फिर गोइंग टू दी बॉडी, ठीक है ना? अब बॉडी में क्या लिखे, सोच के बताओ। देखो इसमें एक छोटा सा जो आपकी कॉपी में इशू हो गया है ना, कि उसका आइडियल स्टेट और एजुकेशन के बीच का जो लिंक है ना, आप उसे एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हो। आप उसे शायद एस्टेब्लिश करने का जो आर्गुमेंट था ना, आप बहुत नीचे चले गए हो, ठीक है ना? देखो जब हम बात कर रहे हैं प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, उसमें क्या है? रूल्ड बाय
सबसे पहले क्या है? नो करप्शन, ठीक है ना? ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद आगे क्या है? चलो रूल्ड बाय हाँ, रीज़न कहो, फिलॉसफर किंग कहो, पर्सन हैविंग रीज़न दैट इज़ फिलॉसफर किंग। उसके आगे क्या है? यहाँ पे थोड़ा-सा उसका आइडिया ऑफ जस्टिस वाला उठा, कि देयर इज़ प्रॉपर प्लेसमेंट यस एंड देयर शुड बी फंक्शनल स्पेशलाइज़ेशन और हार्मनी, ठीक है ना? हार्मनी। तो क्योंकि प्लेटो के आइडियल स्टेट में इट वाज़ नॉट जस्ट अबाउट इट हैज़ टू बी रूल्ड बाय फिलॉसफर किंग। फिलॉसफर किंग के रूल के साथ-साथ वो ये भी बात कर रहा था, वो जो बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सोल की बात कर रहा था ना, क्योंकि देखो ये सब जो आइडियाज़ हैं, ऑल दीज़ आइडियाज़ आर फीचर्स ऑफ हिज आइडियल स्टेट, डन। और इस आइडियल स्टेट को अचीव करने के लिए उसने क्या किया है? उसने जो उसका जो थियरी ऑफ फॉर्म्स है, फॉर्म्स कहो या सोल कहो, बेसिकली दोनों एक चीज़ है, ठीक है ना? फॉर्म और सोल, क्योंकि फॉर्म आ चुका है, कुछ लोग परेशान हो चुके हैं, थियरी ऑफ फॉर्म, थियरी ऑफ सोल सेम है, ठीक है ना? इसमें क्या हो गया? रीज़न है, करेज है और एपेटाइट है, पैशन है, जो भी बोलो, ठीक है ना? और इसी कैटेगराइजेशन और इसी सेग्रीगेशन के लिए ही रिक्वायर्स एजुकेशन। तो बस हमें ये लिंकेज एस्टेब्लिश करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या देखो आप इस चीज़ के ऊपर गए हो, बट आप यहाँ पे आए हो, इसीलिए मैंने इसे एरो करके ऊपर की तरफ कर रखा है। तो मैंने वही कहा कि आपने ये लिंकेज नहीं एस्टेब्लिश किया है। तो नहीं, फिर भी मैंने लिख रखा है कि चलो ठीक है। आपने जस्ट स्टेट की वहाँ पे बात की ना, वही। और उसके बाद फिर आपका ये वाला इन अ जस्ट स्टेट वाला डाल देना था और उसके बाद डालना था उसके लिए कैसे एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली। और ये 2-3 जगह हुआ है। अब खुद आप सीधा इसे लॉजिकली एस्टेब्लिश करके देखो ना, क्योंकि देखो नहीं भाई, वो नॉर्मल है, वो कुछ नया थोड़े ना, इसलिए मैंने बोला ना कि 4 टेस्ट तक खुद को समय दो। 4 टेस्ट हो गया, यू योरसेल्फ विल फील कि सही है सब कुछ, ठीक है ना? बस डर ही तो निकालना है, बात सीधी सी क्या होगा बहुत देख सुनो, सबसे पहले दिमाग से ये बकवास निकालो और मैं ये बोल रखा हूँ कई बार, कि आपका अगर सपोज़ करो उनको बैकग्राउंड चाहिए होता, वो नहीं लिखते कि तुम्हारा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वही तुम अपना ऑप्शनल रखो। हैज़ यूपीएससी सेड सो? क्यों नहीं बोला है? एग्ज़ैक्टली। जब उनको चाहिए नहीं तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपका क्या है बैकग्राउंड? जस्टिस, फिल्ट्रेशन एंड करप्शन, फिलोसोफर किंग, कम्युनिज्म। अब क्या करूँ भाई, तू ऑनलाइन बैठा हुआ है तो क्या करेगा? ऐसे ही लिखता रहे। ठीक है, यू गॉट इट व्हाट आई वाज़ सेइंग? नहीं, क्या ऑनलाइन पड़ी हुई होगी? मैं चेक करके वहाँ पे वापस दिया नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए। वो होता है ना कि ठीक है फ्लिप थ्रू किया, उसके बाद फिर कि ठीक है किसकी कॉपी कैसी है? वो एक रहता है ना कि ठीक है अच्छा इसकी कॉपी आ गई थोड़ा देख लेता हूँ। अरे उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? यहाँ तक बेसिकली आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसमें देखो हो सकता है कि ज़्यादा लंबा लिख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेचुरली यू विल, ठीक है ना? बस इतना याद रखना कि लॉजिकली आई हैव टू एस्टैब्लिश कि सबसे पहले प्लेटो का आइडियल स्टेट का क्यों था, एलिमेंट्स क्या थे और उन एलिमेंट्स को अचीव करने के लिए हाउ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। सिंपल, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्योंकि आइडियल स्टेट्स के कुछ तो एलिमेंट्स होंगे ना। एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट आइडियल स्टेट, हाउ एजुकेशन इज गोइंग टू प्ले द सेंट्रल रोल। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका क्रिटिसिज्म करेंगे, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म किस बेसिस पर करेंगे, यूटोपियन है, पॉपर का है। पॉपर ने जो बोल रखा था क्लोज सोसाइटी, किसी के साथ भी कर देंगे, बट स्टिल कंक्लूड क्या करेंगे। हम्म, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। हमारा कंक्लूजन आइडियल स्टेट पर होना चाहिए या फिर उसके आइडिया ऑफ एजुकेशन पर होना चाहिए। आप जो बता रहे हो ना, ये दो के बीच में असल में कंफ्यूजन है। क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है, उसके आइडियल स्टेट के ऊपर है, एजुकेशन पर है। एग्जैक्टली exactly. तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो एजुकेशन पर होगा, that how his idea of ensuring virtuous citizenry through education remains relevant even today, या has become more relevant in present times। समझे मैंने क्यों बोला, कंफ्यूजन कुछ किसके लिए। हाँ, लिखेंगे कैसे, अब बताओ। हाँ, कंक्लूजन के रिगार्डिंग एक और चीज, अगर किसी भी चीज को हम कंटेम्प्ररी रेलेवेंट के साथ डाल सकते हैं, डाल देंगे। आज के डेट में क्या ये आइडिया इंपॉर्टेंट है, बस। That ensuring a virtuous citizenry through education remains more relevant in present times। that लिख सकते हो, that Plato's idea may have certain limitations, however his goal of creating a virtuous citizenry, an ideal state through education, या with through education as a tool, education as a means, remains relevant even today। खत्म हो गया। इसमें कौन सा ऐसा शब्द था जो मालूम नहीं था। अरे वर्चुअस सिटीजन कौन सा इसमें ऐसा बड़ा था, आइडियल स्टेट डाल दो, और क्या। देखो बस हिम्मत करो, बहुत ज्यादा तो गलत होगा, होने दो। मैंने तो कई बार बोल रखा है, गलत होगा तभी तो सही होगा, जब गलत ही नहीं हुआ तो सीधा एग्जाम में गलती करोगे। सोच लो कौन सा बेहतर है, अभी गलती करना है या एग्जाम में गलती करना। नेक्स्ट, एग्जामिन मैकियावेलीज आइडिया ऑन सेक्युलरिज्म। नहीं आया था, कोई बात नहीं है। वो देखो, ये सब आप लोग को लगता है ना कि मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। एंड अगेन वॉट एवर आई वुड से इट विल बी फ्रॉम वॉट यू नो, मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल है, एज आई हैव सेड यू मल्टीपल टाइम्स, कि की टर्म के साथ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो हियर आवर सिंपल इंट्रोडक्शन कैन बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज अ मॉडर्न आइडिया which calls for separation between politics and religion, ठीक है ना। एंड the origin of this idea can be traced back to Machiavelli, where he, in his book Prince, for the first time called for separation between state and church। खत्म हो गया इंट्रोडक्शन।
इसीलिए मैं कहता हूं कि बस सोचो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सिंपल, सब कुछ बहुत ही सिंपल है। और हाँ, एक बात और बोल दे रहा हूं, रटना नहीं है। आप लोग जो लिख रहे हो ना, पता चला कि घर जाकर के इसे रट रहे हैं, वो काम मत करना, प्लीज मत करना। बस हाँ, लैंग्वेज हमें यूज करना है, बट आइडियाज हैव टू आर बी आर ओन। बस बस। और लैंग्वेज हमेशा सिंपल रखने का। अगर लगेगा कि कॉम्प्लेक्स, तुम्हारे आपके लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, कि मैं ह्यूमैनिटीज वाला नहीं हूं तो मैं कॉम्प्लेक्स लिखूं, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं, अभी बोला ना, अभी आपकी लैंग्वेज सही है। वो डिमांड कहीं पे थोड़ा बहुत आपके प्रेजेंटेशन पर भी काम करना है, इतने बड़े पैराग्राफ नहीं करने हैं, पैराग्राफ छोटे साइज के करने हैं। प्रेजेंटेशन पार्ट पर भी आपको काम करना है। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन पार्ट पर तो मैं काम करवा दूंगा। मैं शुरुआत में ज्यादा इसलिए नहीं बोलता, क्योंकि फिर वही होगा कि काम की जगह कॉस्मेटिक चीजों पर आप बात कर रहे हो, इसलिए। हाँ, इसलिए अभी मैंने ज़्यादा प्रेज़ेंटेशन पर नहीं बोला है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप खुद ब खुद, बस अभी के लिए इतना ही कि पैराग्राफ छोटे-छोटे रखने हैं। कोशिश करना है कि 1 पेज में 4 पैराग्राफ हैं, 2 नहीं। आपने ब्रॉडली ये देखो कितना बड़ा पैराग्राफ है। ये इसके पहले वाला पेज दिख रहा है? हाँ, हाँ। इस तरीके के आपको बहुत सारे बड़े-बड़े पैराग्राफ हैं, आप देखोगे अपनी कॉपी में। वो बहुत ज़्यादा लगे, ये वाला नहीं, इसके बहुत सारे वैसे हैं, आपको दिख जाएगा। ये देखो सिर्फ़ 2 पैराग्राफ में पेज खत्म कर दिया है। कोशिश करनी है 4 के अराउंड, 3 या 4। अरे! आपकी भी कॉपी आएगी, क्यों इधर झाँक रही है? ठीक है? अब चलते हैं इस पर, ठीक है? मैकियावेली ऑन सेक्युलरिज़्म, ठीक है? तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, और हमने मैकियावेली को भी इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे कि मैकियावेली के आइडियाज़ क्या-क्या थे और क्यों थे? सबसे पहले उसने सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड रिलिजन की बात क्यों की? ए एग्ज़ैक्टली, चर्च जो था वो करप्ट था, या अगर हम इसे माइनस भी कर दें, तो अगला रीज़न ये था कि चर्च वाज़ बिगेस्ट हिंड्रेंस, यस, बिगेस्ट हिंड्रेंस इन यूनिफिकेशन, राइट? ओके? उसके आगे उसने क्या बोल रखा है? उसने आइडिया दे रखा है ड्यूअल मोरालिटी का, ठीक है ना? उसने बात कर रहा है जो रेज़ॉन डिएटेट की, वो बात करता है कि प्राइमेसी टू द स्टेट, ठीक है ना? तो ये सारे आर्गुमेंट जो वो बात कर रहा है, एंड दैट इज़ व्हाई ही टॉक्स अबाउट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च, ठीक है ना? ओके? यस, मेन आर्गुमेंट ही वही है, क्योंकि स्टेट इज़ इम्पोर्टेंट, और स्टेट को कंटिन्यू करने के लिए, इवन इफ यू हैव टू वायलेट द रिलीजियस रूल्स, द रिलीजियस सैंक्शंस, इट इज परमिटेड। मैं उस पर आ रहा हूं। पहले ये आर्गुमेंट हुआ, बट एट द सेम टाइम ये सब आर्गुमेंट के बाद, हाउ आगे जब वो बात करता है कि उसका जो है बेसिकली यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, हाँ, यूज करो एज ए डिसिप्लिनरी फोर्स। प्रिंस के लिए वो ड्यूअल मोरालिटी की बात करता है, बट प्रिंस मस्ट नॉट अपीयर इररिलीजियस, एंड प्रिंस शुड पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस अफेयर्स। गॉट इट? तो वो वाला भी आर्गुमेंट हो गया। सो ठीक है, वन थिंग इज दैट ही टॉक्स अबाउट सेपरेशन, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट यूटिलिटी। अगेन, क्योंकि उसका पर्पस क्या है? प्राइमेसी टू द स्टेट एंड ensuring legitimacy, गुड गवर्नेंस, पीस इन द स्टेट। क्रिटिसिज्म के लिए आप क्रॉक वगैरह जिसे भी आपको डाल, नहीं क्रॉक को नहीं, लियो स्ट्रॉस वगैरह को आप डेविल डिसाइपल, डेस्पॉट ट्यूटर वगैरह डाल सकते हो। गांधी का
वहाँ देखो गांधी को लाना ना तो वही सेपरेशन ऑफ एंड्स एंड मीन्स पर लाना। आपके पास जब हमारे पास ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं ना, जो रेगुलर वाले हैं, क्योंकि गांधी ने स्पेसिफिकली गांधी का जो क्रिटिसिज्म है वो एंड्स एंड मीन्स वाला ही है, ठीक है ना? इसने बोल रखा था एंड्स जस्टिफाई मीन्स। हाँ, देखो बात असल में क्या है ना, हम देखो ज़बरदस्ती मत लाना, क्योंकि गा जो जिसने मैकियावेली को क्रिटिसाइज़ किया है, गांधी ने स्पेशली उस उन्होंने इन जनरल जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेक्युलरिज़्म है, उसे क्रिटिसाइज़ किया है। गांधी ने मैकियावेली को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ठीक है ना? यस, हाँ, तो उस कारण से क्योंकि देखो ज़बरदस्ती चीज़ों को बस नहीं डालनी। अगर सपोज़ करो आपके पास कोई स्कॉलर नहीं याद आ रहा है, तो गांधी को डालो। कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाले कंसेप्ट पर सबसे पहले दी मोस्ट रेलेवेंट वंस, अगर वो नहीं है ना, तब इफ आई समवन कैन बी लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर आइडिया। सबसे पहले नहीं कि ठीक है गांधी गांधी का हर जगह नाम तो हर जगह गांधी को डाल दिए, नॉट नेसेसरी, ठीक है? लेकिन ठीक है, बोलिए ना क्या है? देखो उसके केस में क्या है ना, पहले आप लिखो, क्योंकि कई बार क्या है ना कि हमें लगता है, लेकिन जब आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पूरे का पूरा 2 से 2.5 पन्ना हो जाता है। कई बार आप देखोगे कि आपको लगेगा कि डेढ़ पन्ने के लिए का मेरा कंटेंट है, आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी स्टार्ट कर दी, पीछे में जाकर के आपके पास जगह की कमी पड़ जा रही है। तो सबसे पहले आप लिखो, अगर डेढ़ पन्ने का कंटेंट आता है ना, पहले डेढ़ पन्ने का ही लिखो, देन कम टू मी। क्योंकि हमारे जो आइडियाज़ हैं, अगर हम उसे पेपर पर उतारने लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं वो। हम बोलते हैं तो कि ये एक आइडिया, सोचने में बस एक आइडिया लगता है, बट व्हेन यू राइट ऑन पेपर, आप एक पैराग्राफ की बात कर रहे हो बेसिकली। तो पहले लिखना है, अगर लिखने के बाद भी लग रहा है कि ये कम है, फिर कोई दिक्कत नहीं, देन आओ। लेकिन पहले जो हमें आता है वो, ओके? फिर इसे कंक्लूड करना तो बहुत सिंपल है, कैसे कंक्लूड करना है? क्यों? ज़बरदस्ती क्यों लाना है? सीधे का सीधा फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म से कंक्लूड कर दो। रेलेवेंस में हमने कंक्लूड कर रहे हैं ना, तो ही इज़ कॉल्ड एज़ फादर ऑफ सेक्युलरिज्म। अगर आपको लगता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप देखो, क्या होता है ना कि आपका आंसर किस तरीके से फ्लो कर रहा है एंड हाउ यू आर कनेक्टिंग थिंग्स। इफ यू आर कनेक्टिंग वेल एंड गुड, क्यों? अगर आप अगर आप डिफेंड करने के लिए जा रहे हो मैकियावेली को, कि ये जो डिफरेंसेस है ना, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ हिज टाइम्स, बिल्कुल लिखो। आप ये लिखने जाओगे ना, मेरी गारंटी है, आप जितना सोच रहे हो ना, ये करीब-करीब आपका आधा आधा पन्ने का आप कंटेंट बोल रहे हो। आप जो चीज़ें बोल रहे हो ना, मुझे पता है ये कितना जाने वाला है, फैलने वाला है। क्योंकि जिस समय आपने रेनेसाँ, एनलाइटेनमेंट, ऑल्दो ही वाज़ अ मेडिएवल, ये सब जब आर्ग्यू करने लगोगे ना, पन्ना आपका खत्म गया। इसीलिए कहता हूँ जब तक लिखोगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगा। इसी कंक्लूज़न को लिख कर के देखना तो कितना प
टैब में मत लिखना, कॉपी में लिखना, क्योंकि टैब में स्पेस कितना भी जा रहा है। टैब में नहीं, कॉपी में लिख करके देखना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, ये तो बिना समझे लिख नहीं सकते, मैं साफ बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी, ये तीनों समझने का खेल है। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज अ फ्यूजन ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। इसमें सेंट्रल क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? गोल्डन मीन क्वेश्चन में डला हुआ है। गोल्डन मीन बिल्कुल है, बट हमें क्या दिखाना है? हाउ इट इज अ फ्यूजन ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। आपने जो बात किया गोल्डन मीन की बात बिल्कुल सही है, but we have in the body we have to explain, and mostly students miss this part. They would simply say that okay, 158 constitutions, this one acha, this one bura, and then they will simply say that polity is the best one. But that is not the question. Head question is this, that a polity or constitutional government is the best practicable form of government as per Aristotle, या फिर इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रैकेट में डाल दिया अरिस्टोटल। अगर ये क्वेश्चन रहता तो दैट कंटेंट इज परफेक्ट, but question is not that. He says that it is basically a mean of oligarchy and democracy, and this is something we have to explain. दोनों में फर्क समझ में आ गया? बस मीन्स नहीं, मीन बीच का, मीन मीडियन मोड वाला, वो जो गोल्डन मीन वाला मीन का बात कर रहा है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज द बेस्ट, इट टेक्स द बेस्ट ऑफ बोथ, दैट इज ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। वो बात है, क्योंकि ही हैज क्रिटिसाइज्ड ओलिगार्की, he has criticized democracy, and the way he has talked about कि चेंज इन गवर्नमेंट की जब वो बात कर रहा है, तो वो क्या बोलता है? यहाँ पे ओलिगार्की है, यहाँ पे पॉलिटी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। मैं पूरा कर दे रहा हूं। क्या? किसमें? हाँ, किन का? देखो, अब इस बेचारे ने उसी मुताबिक पढ़ा ही है तो। और देखो फिर आपके केस में रिवीजन की कमी है। शॉर्ट नोट्स बनाना है साथ ही साथ, ये दिमाग में डाल लो, नहीं तो मेंस के टाइम में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। कब बनाओगे दैट इज़ अप टू यू। मुझे पता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो थिंकर्स हैं ना, वो 9 थिंकर्स हैं, फिर से 9 या 8 थिंकर्स हैं। नहीं कोई बात नहीं, देखो तो मैं एक बात कहता हूँ कि ठीक है, अगर वैसा लग रहा है ना, थोड़ा-सा, क्योंकि आगे देखो कुछ ऐसे वीक्स आएँगे, जबकि जब कि आप जब पावर वगैरह रहेगा ना,
वहाँ पे आपको नेचुरली थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा। तो थोड़ा-सा आप आगे-पीछे कर लेना। 2-3 दिन से आगे-पीछे ज़रूरी नहीं कि हर डे, लेकिन हाँ, वो उस तरीके से कि क्योंकि देखो कुछ जगह पे ये करना ही करना था। आई एम नॉट डिनाइंग, क्योंकि आई ऑल्सो नो कि सिर्फ 4 सप्ताह में पूरा पॉलिटी नहीं खत्म हो सकता, दैट आई नो। वो मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें? बात है अगर मैं अपन इसे खींचेंगे भी तो कहाँ तक लेकर के जाओगे? ये भी तो एक रियलिटी है ना, लेकिन इसी बहाने पढ़ रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है? तो ये याद है ये डायग्राम? पक्का? नाउ इन दिस डायग्राम व्हाट डज़ ही से? यही है ना? तो वही वो कह रहा है दैट हाउ इट इज़ द व्हाट इज़ द टर्म? फ्यूजन ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। That is his question. That how polity presents the mean or the best of both oligarchy and democracy. क्वेश्चन सिर्फ यही है। और एक सवाल है, जब हॉब्स वाले पर आऊंगा ना, तब फिर से यही लाइन बोलने वाले हो, क्योंकि गड़बड़ी वही है कि समझाया नहीं, या तो समझा नहीं या समझाया नहीं गया, व्हाटसोएवर दी थिंग इज। ठीक है ना? अब देखो, थोड़ा सा याद करो, व्हाट इज ओलिगार्की? ठीक है, बिल्कुल। पीपल आर वेल्दी बट दे आर फ्यू। ठीक है ना? ओके। करप्ट, वो तो करप्ट तो डेमोक्रेसी के केस में भी टेंशन वही है बेसिकली। इन केस ऑफ डेमोक्रेसी पीपल आर पुअर बट देयर आर मेनी पीपल, राइट? यही है ना? मेनी पीपल बट दे आर बेसिकली पुअर, और इसमें फ्यू हैं बट दे आर रिच, एंड नेचुरली बोथ आर करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? ये क्या है? यस। जब वो बात कर रहा है पॉलिटी, इट मीन्स दीज आर द पीपल हु हैव गॉट मीडियम वेल्थ बट मोर नंबर ऑफ पीपल आर इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो वही है ना मिडिल क्लास। तो वही बोल रहा है कि इट हैज गॉट द फ्यूजन ऑफ बोथ ऑफ दीज, दैट यहां से हमने वेल्थ लिया और यहां से हमने पार्टिसिपेशन लिया। तो वेल्थ और पार्टिसिपेशन का जो मर्जर है, दैट इज पॉलिटी, एंड इट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ बोथ। इट रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। वेल्थ एंड रिप्रेजेंटेशन का फ्यूजन हो गया। हो, होता है, वो नॉर्मल है। हाँ, आपने चीजों को आप लेकर के सही गए हो, बिकॉज यू हैव एक्चुअली एक्सप्लेन कि ठीक है ओलिगार्की में क्या क्या दिक्कतें हैं, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। हाँ, तो वही जो बात है ना कि हाउ इट इज अ फ्यूजन ऑफ बोथ, वो वाला मिस हो गया। आपने लिख दिया है कि हाँ दे विल सपोर्ट द मिडिल क्लास, इट इज राइट, बट वही बात है कि हाउ इट इज फ्यूजन ऑफ बोथ। फाउंडेशन में डेली कितने लेक्चर्स हैं? कब तक हैं? अब मैं क्या बोलूं? दिल्ली आए हुए कितना टाइम हुआ है? ओके। ऑप्शनल का तो आपने कहीं पे क्लास वगैरह नहीं किया होगा? हम्म। पेपर टू के केस में वहां का पेपर टू ना भगवान भरोसे ही रहता है, किसी से पूछ लेना।
रिलैक्स करो। बोला ना अभी थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है ना? एक-एक करके बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होने का। सीसेट में भी दिक्कत होगी? नहीं, चालू नहीं हुई है नॉर्मली मैथ्स कैसा है? कहाँ से हो? बिहार में कहाँ से? बिहार वालों का मैथ खराब होता है? नहीं, ठीक है, आप लड़की हो, आई डो मैं देखो अगेन इसे उस तरीके से नहीं लेने का, उस तरीके से नहीं लेने का, बट हाँ, लड़कियों के केस में क्या होता है ना कि उनका मैथ्स के साथ थोड़ा हाथ तंग रहता है, बट फिर भी यार इतना तंग नहीं रहना चाहिए। अज़्यूम नहीं करने का, क्वेश्चन ट्राई करने का। क्वेश्चन अब तक देखा है कभी? यार एक तो पंगा वही है ना कॉन्फिडेंस का। और एक बात और बता दे रहा हूँ, जो आपका गाइडिंग लाइट जिसे कह सकते हो ना, वो सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहेंगे। उन्हीं को अपना गाइडिंग लाइट, और हकीकत आपको बता रहा हूँ सीसैट के केस में क्या है कि अगर आपने ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़ लिया ना, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के समझ लो, बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। 4? 4 अटेम्प्ट दिए हैं? अब प्री अब तक मीन्स कितने लिखे हैं? ऐसा क्या कांड हो रहा है जी इसमें? क्या? मैं समझ गया, द मोमेंट यू सेड तो मैं समझ गया। थोड़ा-सा कांड आपने किया प्रिपरेशन में। हुँ। आपको असल में ईमानदारी से, और मैं सिर्फ़ आपके लिए नहीं, मैं हर किसी के लिए, अगर ये ऑनलाइन हम यूट्यूब पर लाइव डालते हैं, मैं हर किसी को बोल रहा हूँ कि अगर कन्फ्यूज़ रहो, परेशान रहो ना, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो, समवन हू हैज़ गॉट एक्सपीरियंस। क्योंकि जिस समय आपने मुझे ये बात अगर बताई होती कि डिक्टेशन चल रहा है, मुझे डिक्टेशन नहीं करना है, वैसे डिक्टेशन मैं करवाता नहीं। मैं नोट्स लिखवाता हूँ, मेरे फाउंडेशन के, अगर आपने यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रखे होंगे तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन थिंग्स एंड देन आई डिक्टेट कि ठीक है अब लिख लो। तो मैं अपनी बात नहीं करके साइड में, उस केस में यू नो व्हाट आई वुड हैव सजेस्टेड कि अगर आपका ये प्लान है ना, 1 साल और जॉब कर लो, जॉब के साथ-साथ 3 महीने 4 महीने नहीं, 3 घंटे 4 घंटे डेली निकाल कर के खुद से पढ़ लो। क्योंकि जब यहाँ बैठ कर के खुद से ही पढ़ना था, इट वुड हैव बीन बेटर कि जॉब के साथ पढ़ रहे होते। हाँ। हुँ। नहीं, और वैसे भी अगर एज अटेम्प्ट सेम भी चल रहे हैं ना, फिर भी नहीं, मैं उस बार बोलता कि ठीक है ड्रॉप कर दो। क्योंकि कई बार ज़रूरत होती है ना कि प्रॉपरली बैठ कर के एक सिस्टमैटिक तैयारी करने की, और मैं आपको बोलूँगा आप 2026 का प्री मत देना। पिछले फाउंडेशन जीएस फाउंडेशन में मैं बदनाम था, लोगों को अटेम्प्ट स्किप करने देने के लिए, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। अगर आप 2026 के प्री के लिए जा रहे हो, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपका मेंस तैयार नहीं रहेगा। क्योंकि अभी तो आपका फाउंडेशन ही चल रहा है। इसके बाद फाउंडेशन पूरा होने के बाद ना,
आपको समय चाहिए होता है प्रॉपरली बैठ करके सब कुछ कंसोलिडेट करने का। सो मैं आपको सजेस्ट करता कि फाउंडेशन खत्म हो ना, उसके बाद 3 से 4 महीने दे करके सब कुछ को प्रॉपरली ऑप्शनल जीएस को एक बार रिवाइज़ करके नोट्स वोट्स सब कुछ प्रॉपरली बनाओ। उसके बाद फिर जीएस और ऑप्शनल सब कुछ का प्रॉपरली टेस्ट वगैरह लिखो, सो दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। उसके बाद गो फॉर इट। अगर ऐसा लग रहा है और कॉन्फिडेंस है देन गो फॉर इट। हुँ। नहीं तो प्रॉपरली अगर चीज़ें हैंडल हो रही हैं, देन वेल एंड गुड, क्योंकि देखो जो चीज़ें चल रही हैं और मुझे हकीकत में नहीं पता कि स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट हाउ पीपल आर डूइंग, क्योंकि अलग-अलग स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग हैं कि सिंसियर रहते हैं। मार्क्स वार्क्स कैसे आते हैं? अभी रुक जाओ, दिसंबर एंड के अराउंड ना अपनी जीएस वगैरह की कॉपियाँ दिखा देना। दैट वुड बी फार बेटर। ये समझ गए? कन्फ्यूज़न नहीं रहा? पक्का? इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक है वी विल टॉक अबाउट ही स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एज़ द बेस्ट फॉर्म। उसके बाद हम एक्सप्लेन यही वाला चार्ट बना करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उसने मोनार्की वगैरह को बेस्ट बोला, लेकिन उसके साथ क्या-क्या दिक्कतें हैं, बाकी सबके साथ क्या दिक्कतें हैं। उसने पॉलिटी को क्यों बोला है आइडियल, पॉलिटी में किस तरीके से फ्यूज़न है दोनों का, और कंटेम्परेरी रेलेवेंस के साथ वी विल सिंपली कंक्लूड। ठीक है ना? ना बेसिकली किन सब को उसने रिजेक्ट क्यों किया, वो हम ब्रीफ रहेंगे, हमारा मेन फोकस रहेगा पॉलिटी के ऊपर। लेकिन हमें ब्रीफली वो सबको रिजेक्ट भी कर देना है, ठीक है ना? वो सब बेसिकली 2 या 3 ही हो तो होगा। देखो मोनार्की और टिरैनी एक साथ चलेगा, क्योंकि मोनार्की रूल ऑफ वन सबसे एफिशिएंट रहेगा, लेकिन उसका रियल फॉर्म टिरैनी रहेगा, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। एरिस्टोक्रेसी को उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना? उसका ये ओलिगार्की हो जाएगा। मोना उसने डेमोक्रेसी को क्यों रिजेक्ट कर दिया? उसने पॉलिटी को वही बोला कि ठीक है बेस्ट प्रैक्टिकेबल होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये गोल्डन मीन है। गोल्डन मीन कैसे है? उसने एक्सप्लेन कर दिया। खत्म हो गया। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। लिबर्टी और फ्रीडम सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन इन एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स ऑफ मोशन। हॉब्स। समझाओ। क्यों? क्यों? वही ना बात है। आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली। यहाँ पे सवाल ही वही है। मटेरियलिस्ट सो मैटर इज इन मोशन, लॉ क्रिएट्स इम्पेडिमेंट। तो प्रॉब्लम वही है ना कि बट हॉब्स इज समवन हु टॉक्स अबाउट लॉज। हॉब्स तो स्टेट क्रिएट करता है ना, वो तो लॉ क्रिएट्स इम्पेडिमेंट्स एक तरीके से लॉक यही बोलता है। हाँ, तो ये देखो, वी नो कि हॉब्स इज अ स्कॉलर ऑफ ऑर्डर, ही इज नॉट अ स्कॉलर ऑफ लिबर्टी, इतना तो हमें पता है। बट बेसिकली हॉब्स हियर इज सेइंग कि मेरा जो सेटअप है ना, मैन वहां पे असल में लिबर्टी एंजॉय कर रहा है। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि लिबर्टी और फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन टू एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स। तो बेसिकली व्हाट हॉब्स इज सेइंग इज कि स्टेट के अंदर में एक्चुअली यू एंजॉय लिबर्टी विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट। एक बार इसे बिल्कुल आराम से पढ़ो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से इसे पढ़ो। अरे इम्पेडिमेंट टू मोशन मतलब कुछ भी चल रहा है ना, इसके सब ये जा रहा है और ये रास्ते में है। दिस इज इम्पेडिमेंट मतलब किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन। ये मोशन है, दिस इज इम्पेडिमेंट। हाँ, क्वेश्चन देख लिया। अब मैं इसे इफ आई हैव टू ब्रेक इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, हॉब्स सेज दैट एब्सेंस ऑफ इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, ओके, इज फ्रीडम। ठीक है, हॉब्स ये कह रहा है।
यहां तक तो किसी को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट पंगा है कि ये बात हॉब्स कह रहा है, वही प्रॉब्लम वही है, और आप यही समझ लोगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कि हॉब्स कह रहा है कि मैं असल में तुम्हें, मेरा आइडिया से तुम्हें फ्रीडम मिल रहा है, मैं कोई फ्रीडम रोक नहीं रहा हूं, बट आई एम एक्चुअली इंश्योरिंग योर फ्रीडम। कैसे? यस, जैसे देखो, मैं बताता हूं बहुत सिंपल। हॉब्स कहता है कि जब स्टेट ऑफ नेचर था, यहां पे इन प्रिंसिपल यू हैड ऑल द फ्रीडम्स, उतना ज्यादा अननेसेसरली कीटम वगैरह नहीं डालने का, ठीक है ना। वो हर कुछ का समय आता है, आराम से नहीं डालने का, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में यू हैड फ्रीडम, राइट। वर यू एबल टू एंजॉय दैट फ्रीडम? व्हाई? एग्जैक्टली बिकॉज इट वाज अ केस ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। सो दैट इज व्हाई हॉब्स सेज कि जब मैंने आपको स्टेट क्रिएट करके दिया, नाउ बिकॉज ऑफ स्टेट यू आर एबल टू एंजॉय योर फ्रीडम। सो आपका जो इम्पेडिमेंट या रेस्ट्रिक्शन था ना, वो स्टेट ऑफ नेचर में था। स्टेट के क्रिएट होने के बाद आपका इम्पेडिमेंट खत्म हो गया है। गॉट इट? पक्का ना? वही है ये सवाल। अब एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो। दैट लिबर्टी सिग्निफाइज प्रॉपरली एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन टू द एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो हमें इसमें बस वही बात करनी है हॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हॉब्स, इसमें इंट्रोडक्शन में हम सिंपली इन द गिवन स्टेटमेंट, हॉब्स हैज आर्ग्यूड दैट in the presence of state or under the state only, man is able to enjoy his freedom और liberty। ठीक है, हो गया, हाँ हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। हॉब्स आर्ग्यूज की स्टेट ऑफ नेचर था, सबसे पहले हॉब्स के मुताबिक ह्यूमन नेचर कैसा था? टू मास्टर्स, प्लेजर एंड पेन, लव एंड अवर्जन, एंड सिंस इट इज अ केस ऑफ मतलब कि लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड एंड्स, इट इज अ केस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ, मतलब कि इट इज स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। और उसका नतीजा क्या था? लाइफ वॉज नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? आपका कॉमनवेल्थ क्रिएट हुआ, एंड अंडर द कॉमनवेल्थ मैन इज एबल टू do whatever he wants to do because there is a preservation of state is there to guarantee his right to life. So under the state only man is able to enjoy freedom, and Hobbes says that liberty is where law is silent. जस्टिफाई कर दिया क्वेश्चन को। अब हम इसके काउंटर पर चले जाएंगे। सबसे सिंपल काउंटर आप लॉक से कर दोगे। लॉक से कर सकते हो, मैकफर्सन से कर सकते हो। मैकफर्सन ने क्या क्रिटिसाइज किया है? ही स्टार्ट्स एज एन इंडिविजुअलिस्ट बट एंड्स एज एन एब्सोल्यूटिस्ट, या फिर इंडिविजुअलिस्ट इन एजम्पशन, एब्सोल्यूटिस्ट इन कंक्लूजन। क्या हुआ? अरे नॉर्मल से होता है। देखो बात वही बात रिवीजन की रहती। देखो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तो एफर्ट भी डालना पड़ेगा यार। कोई टेंशन मत लो, कोई डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, मैं इधर बैठा हुआ है। डनिंग, हाँ डनिंग बोलता, इनफैक्ट सेबाइन ने बोल रखा है, सेबाइन ने बोल रखा है कि इसका जो एब्सोल्यूटिज्म है ना, वो पार्ट ऑफ उसका इंडिविजुअलिज्म ही है। हाँ हाँ, एब्सोल्यूटिज्म है। हाँ, नहीं देखो, किसमें देखो डिस्कस में, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं,
तो डिस्कशन में कम रहेगा, कमेंट्री देखो कमेंट्री में क्या ना हमें दोनों साइड जाना होता है। क्योंकि हम कमेंट्री कर रहे हैं तो वो क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। डिस्कशन में बेसिकली वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हिज आइडिया। कमेंट्री में वही है कि उसने क्या बोला, उस पर दूसरे ने क्या बोला, तीसरे ने क्या बोला। और हकीकत ये है कि जब ऑप्शनल वगैरह आता है ना, तो जो टीचर बैठा हुआ है ना, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में थोड़े ना इतना है कि भैया इसमें डिस्कस लिखा है, इसमें कमेंट लिखा है। क्योंकि टीचर तो वो यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक करेंगे वैसे इधर ही चेक करेंगे ना। देखो जो बेसिक टेम्पलेट है, हमें बेसिक टेम्पलेट को फॉलो करना है। उसमें जो थोड़ा ऊपर नीचे है ना, वो विथ टाइम दैट वी शैल सी। डिफेंड कर देखो, अगेन बात है ना कि सबसे पहले हम उसे आइडिया एक्सप्लेन करेंगे कि वो कह क्या रहा है। उसके बाद अगर हमारे पास सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट है किसी और स्कॉलर का, वी कैन गिव दैट सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, लेकिन एक काउंटर भी। क्योंकि हमेशा याद रखना, बात है ना ह्यूमैनिटीज है ना, ह्यूमैनिटीज में आपके हमेशा इट मूव्स इन अ डायलेक्टिकल मैनर। बिकॉज काउंट आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट के बिना आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कैसे। बात वही है ना जो हमने पढ़ा है कि जब तक हमने डिबेट नहीं क्रिएट किया, टिल देन हाउ कैन वी कंक्लूड। So that is why that debate is needed, so that we can reach at an appropriate conclusion. Okay. Next, question number 5। इसमें अगर अनक्वालिफाइड टर्म को समझ गया तो क्वेश्चन बस यहीं पे अटका पड़ा है। देखो क्वेश्चन तो नॉर्मल सा है, इसका मतलब मेरे को समझा दो ना। नहीं, आपने उल्टा समझा। आपने उल्टा समझा। देखो अ, एक मिनट, तो मैंने क्यों बोला अनक्वालिफाइड। देखो इट इज हार्ड टू टर्न इनटू एन अनक्वालिफाइड। देखो जो टर्म होता है ना, क्वालिफाइड या क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कंडीशन अप्लाई। दैट इट हैज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। जब हम अनक्वालिफाइड बोलते हैं, मतलब अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड, ये किसी भी कंडीशन में दिस कैन बी अप्लाइड। बट जब हम बोल रहे हैं कि इट इज अ क्वालिफाइड थियरी, मतलब इट कम्स विथ सर्टेन क्वालिफिकेशंस, मतलब सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, ये वाला क्वालिफाइड है। इसलिए ह्यूमैनिटीज में इस टर्म को प्लीज याद रखना। मैंने खुद क्या बोला, मुझे फिर से देखो। देखो क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, इट कम्स विथ सर्टेन लिमिटेशंस, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। अनक्वालिफाइड का मतलब हो गया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यूनिवर्सल, एवरीवेयर एक्सेप्टेबल। अब देखो इस सवाल को, अब इस सवाल को देखने का आपका पूरा मतलब ही बदल जाएगा। हाँ, लेकिन उसके डेमोक्रेटिक थियरी में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्यों कह रहा है इट इज हार्ड, ये मुश्किल है ये कहना कि उसकी डेमोक्रेटिक थियरी में कुछ लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। समझे क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, अब क्या लिमिटेशंस है बस वही बता दो। देखो इसकी, हाँ हाँ,
देखो इसकी जो डेमोक्रेटिक थियरी है उसके ब्रॉडली 3 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले जब वो ये क्या बोलता है ना कि जब वो बात करता है सपोर्ट का ना या कंसेंट का, कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड, एक-एक करके मैं आ रहा हूँ। तो ये कंसेंट में बात करता है कि 2 तरह का, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसेंट। मेजॉरिटी के केस में इट इज एक्सप्लिसिट कंसेंट एंड माइनॉरिटी का टैसिट, टैसिट कंसेंट। So it means he is talking about a majoritarian democracy, that the will of minority does not matter. If the majority is agreeing to something, it has to be done. But आप बात किसकी कर रहे हो? मैकफर्सन बात कर रहा है, इज ए क्रिटिकल लिबरल। आपको पता है ना कि मैकफर्सन का थियरी ऑफ डेमोक्रेसी कितना एक्सपेंसिव है, कितना ब्रॉड है। आपको याद नहीं आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है ना। ये सर पता है ना मैकफर्सन के थ्योरी ऑफ पावर पर एक क्वेश्चन आ रखा था। एक काम मैं करूंगा, मैकफर्सन पर मेरा जो फाउंडेशन का लेक्चर है ना, मैं देखता हूँ, उसे मैं यूट्यूब पर डलवा दूंगा, टेंशन मत लो। मैंने हना अरेंट डलवा दिया था। एक स्टूडेंट आकर के बोला था कि सर आपका पढ़ा ना तो मेरे समझ में आया। हना अरेंट मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ था, मैंने पूरा डलवा दिया था। ठीक है ना, वो पहला हो गया। दूसरा, जब वो बात कर रहा है डेमोक्रेसी में, व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, इट मीन्स ही इज टॉकिंग, दिस विल नेचुरली लीड टू inequality. Again, that is a problem with respect to democracy, because the propertied class they will have more power, but democracy means one man, one vote, one value. The third problem with his theory of democracy is, उसने क्या बोल रखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के रिगार्डिंग, उसने क्या बोल रखा है। हम्म उसने बोला है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर किसी के पास है, बट एथिस्ट के पास, मतलब कि एथिस्ट का भैया, एथिस्ट को राइट्स नहीं है। तो इसका मतलब दिस गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, बिकॉज अगेन हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस इज ऑल्सो लिमिटेड टू ओनली जो थीस्ट्स हैं, those who believe in God, but not to the atheist. So again, this goes against the basic idea of democracy. समझ में आ गया क्या लिमिटेशंस हैं? हम्म इंट्रो के केस में क्या आप सीधे का सीधा वही इन द गिवन स्टेटमेंट, मैकफर्सन ने क्या बोल रखा है। आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप लॉकियन थ्योरी की बात कर सकते हो, फादर ऑफ लिबरलिज्म के कारण उसे बोल बात किया जाता है। आप दोनों के केस में यू कैन स्टार्ट, इधर यू कैन टॉक विथ, स्टार्ट विथ मैकफर्सन, या फिर यू कैन स्टार्ट विथ लॉक एज फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है ना। देखो बात वही है ना कि डेमोक्रेसी आगम देखो डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म बेसिकली दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हम फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलेंगे ना, एंड डेमोक्रेसी बीइंग एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हॉब्स ने बात ही नहीं की है। ही इज द वन हु इज टॉकिंग अबाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्न। इसे फादर ऑफ लिबरलिज्म क्यों कहा जाता है? इट नहीं, कंसेंट के लिए नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी की जो ये बात कर रहा है। तो इसीलिए हम स्टार्ट तो भले ही करेंगे फादर ऑफ लिबरलिज्म से, लेकिन आगे जाकर के हम डेमोक्रेसी पर ही आएंगे, या फिर हम सीधे का सीधा लॉक के केस में बोलेंगे लॉक वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु टॉक्ड अबाउट द गवर्नेंस, हु टॉक्ड अबाउट अ लिमिटेड गवर्नमेंट। हाँ, फादर ऑफ लिबरलिज्म की जगह ये कर देना, लॉक वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू टॉक अबाउट द लिमिटेड गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। ये आगे कीजिएगा, हम सीधे का सीधा इसी से वी कैन एक्चुअली स्टार्ट। किसका? कहाँ पे? कंक्लूजन में, हाँ कंक्लूजन में आप सीधे का सीधा मैकफर्सन पे आ जाओ।
क्योंकि मैकफर्सन जो बात कर रहा है ना, हम मैकफर्सन पर आ जाएंगे। मैकफर्सन ने खुद भी तो डिटेल में दे रखा है डेमोक्रेसी का ना, तो कंक्लूड कर दो मैकफर्सन के अपने क्या हुआ। नहीं, आपके कुछ कुछ आंसर में हो रखा है, मैं बोलूंगा ना रिवॉल्यूशन तो आपका टोटल गायब है। यार ये तो मेरे समझ में नहीं आता है यार। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरा जाकर के हना अरेंट का दोनों लेक्चर देख लेना यूट्यूब पर। उन्होंने भी यही लाइन बोली कि रेवोल्यूशन का हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आपके आंसर में कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है ना, ओके। अब देखो 6 में तो कोई टेंशन है नहीं, ये एलिनेशन, हाउ ही हैज एक्सप्लेन बेसिकली दैट कि कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर के कारण कैसे एलिनेशन होता है। और ये आप सही गए हो, एलिनेशन कैसे होता है, एलिनेशन को खत्म कैसे करना है, वो सारी चीजें दैट यू हैव डन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, आपने इसमें गड़बड़ी की है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल सोसाइटी। इसमें आपने क्या गड़बड़ी की है, यू हैव नॉट पेड अटेंशन टू सिविल सोसाइटी। आप ग्रामसी किए हो, आपने वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मनूवर, एवरीथिंग यू हैव डन, बट व्हाई सिविल सोसाइटी इज सो इंपॉर्टेंट यू हैव नॉट डिस्कस्ड। आप पढ़ के देख लो एक बार। नहीं, हाँ आपने बताया इनकी कॉपी मेरे दिमाग में थी। एग्जैक्टली exactly. देखो मैं एक बात कह दे रहा हूं, वो बेवकूफी नहीं करनी। वो जो कहते हैं ना कि ग्रामसी दिखा ना, ग्रामसी का पूरा लिख दो, वो अब नहीं चलेगा। वो 2017 18 तक 19 तक चलता था, अब नहीं चलेगा। क्योंकि आपके सामने वाला स्पेशली डिस्कस करेगा ओपेक स्टेट एंड ट्रांसपेरेंट स्टेट, और आप अगर यही बाकी सारी चीजें लिख रहे हो। हम्म। इतना ज्यादा फिलोसफी नहीं डेल डालने का, इतना याद रखो, नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना है। ये दिमाग में साफ साफ डाल लो कि मेरे पास ये आइडिया है, मैंने कुछ नया पढ़ा था, मैं लिख देता हूँ। नहीं, चीजों को जितना सिंपल, जितना डायरेक्ट कि कोई भी पढ़ करके समझ जाए, दैट इज नीडेड। नॉलेज शो ऑफ नहीं करना है। मैंने ओरिएंटेशन में यही सारी चीजें बताई थी कि अदरवाइज अदरवाइज सारे पीएचडी वाले ही सिलेक्ट होते। कितने सेलेक्ट होते हैं? नेट वाले सेलेक्ट होते, कितने सेलेक्ट होते हैं? फर्स्ट टाइमर्स, नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, दे गेट सिलेक्टेड बाय। एग्जैक्टली जाना ही नहीं है उतना डीप, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द आइडिया इन वेरी सिंपल प्लेन टर्म्स। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले पर, हना आरेंट्स व्यू ऑन रेवोल्यूशन। तो देखो हना अरेंट का व्हेन वी टॉक अबाउट रेवोल्यूशन, you must be aware that Hannah Arendt, she has wrote a book titled On Revolution. It here, hmm, it is here that she has discussed about his idea of revolution. So देखो, when he talks about revolution, he is not talking about revolution in Marxist sense. हाँ, sorry, हाँ, she is not discussing about revolution in Marxist sense, because that resulted in creation of totalitarian state. But rather she talks about revolution to ensure the political rights,
because she herself talks about ki what is action when you participate in political sphere, and she also links power with it, that power is acting in concert. ठीक है, उसके अलावा when she is talking about freedom, she does not talks about freedom in terms of regime change, rather it should be the basis of freedom, expansion and enjoyment of freedom, and creation of a new political order which protects the rights of individuals. इसी के कंटेक्स्ट में she has discussed in detail about French and American Revolution. इसी बुक में वहां पे she has actually criticized French Revolution. Why? वायलेंट वाला साइड करो, वायलेंट तो एक एस्पेक्ट था, वो तो अमेरिकन रेवोल्यूशन भी वायलेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कहां कुछ था, रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो ही नहीं सकता। देखो, बात है कि बेसिस ऑफ डिमांड क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बेस्ड मेनली ऑन इकोनॉमिक राइट्स। अगर आप याद रखो कि जो थर्ड स्टेट था, जो टैक्स ज्यादा दे रहे थे लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, तो वही बोलती है कि चूंकि इट वाज मोर फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, नतीजा क्या हुआ? इट रिजल्टेड इन लेटर ऑन डिक्टेटरशिप, totalitarianism. On the other hand, when she talks about political rights, अमेरिकन रेवोल्यूशन का गोल क्या था? पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल इक्वालिटी. So that is why she has preferred American Revolution over French Revolution. But simultaneously, she has also gone for criticizing American Revolution. कि उसने it did not create sphere for participation of people in the process of administration. The popular participation is limited only to the process of voting and election of representatives. Yes. तो इसीलिए उसने पहले तो अमेरिका कंपेयरिंग फ्रेंच एंड अमेरिकन, शी हैज सपोर्टेड द अमेरिकन, बट लेटर ऑन शी हैज आल्सो गॉन टू क्रिटिसाइज द अमेरिकन रेवोल्यूशन. सो उसके लिए रियल रेवोल्यूशन का क्या है? That for her the true essence of revolution is striving for political freedom, not merely for social and economic justice. She has distinguished between liberation and freedom. लिबरेशन का मतलब है लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, लिबरेशन फ्रॉम पॉवर्टी, बट फ्रीडम का मतलब क्या है? एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक स्फेयर. इट इज एसोसिएटेड विथ सेल्फ रूल, एंड दैट इज व्हाई शी इज अ सपोर्टर ऑफ डिलिबरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. ठीक है ना? इसमें क्या है, हैबरमास ने सपोर्ट कर रखा है हन्ना अरेंट के व्यू को. सिंस शी टॉक्स अबाउट पब्लिक फ्रीडम, हैबरमास भी तो उसी की बात करते हैं, उसकी बात करो. लेकिन हर कोई इनका सिर्फ एक ही जगह पर क्रिटिसाइज करेगा, दैट यू आर अंडरमाइनिंग द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स. मार्क्सिस्ट विल आल्सो गो फॉर क्रिटिसाइजिंग हर. क्यों? क्योंकि यू आर मोर फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड इग्नोरिंग द इकोनॉमिक राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स. इनका आइडिया ऑफ फ्रीडम पर थ्रू आउट एक ही क्रिटिसिज्म रहेगा ही रहेगा, दैट शी इज फोकस्ड मोर ऑन पॉलिटिकल एंड इग्नोर. सर ये आइडियोलॉजीज में आंसर कैसे लिखें समझ नहीं आ रहा है. कौन कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? नहीं, वो तो मैं समझ ही रहा हूँ. आइडियोलॉजी, अब जब क्वेश्चन नहीं गया तो आंसर कैसे लिखने की बात आ रही है? कौन सा क्वेश्चन है बताओ? देखो, आगे से जब टेस्ट अटेंड करना ना, देखो अगर आप लोग कहोगे तो अपन टेस्ट डिस्कशन आगे पीछे प्रीपोन पोस्टपोन कर लेंगे, बिकॉज आई वांट दैट यू पीपल शुड एक्चुअली पार्टिसिपेट अपने व्यूज, अपने आइडियाज के साथ, कि मैंने ये लिखा वो कितना सही है, कितना सही नहीं है. क्योंकि इसका फायदा होना चाहिए यार, सीधी सी बात है. और प्लस एक और जो मैंने रियलाइज किया है,
कि इसमें बहुत चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, कि क्या बोला गया था, क्या नहीं बोला गया था, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट। बाकी लोग पता नहीं, बाकी लोग एक्चुअली कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में दे हैड नॉट जॉइन्ड, तो उसी के कारण शायद वो लोग ठीक है, बट आगे दे विल बी जॉइनिंग। टाइप आज कर लेगा। भाई हो जाएगी, तुम्हारी कॉपी कल मिल जाएगी, मिल जाएगी। पता नहीं था ना। क्या पेपर टू? रिलैक्स कर। एक मिनट, डिक्लाइन, अच्छा एक साथ ही इसने 3-4 क्वेश्चन एक साथ डाल दिए। अबे एक एक डालता ज्यादा अच्छा रहता ना। क्या वो जो बोल रहा है थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, करना है? वो आइडियोलॉजीज के कुछ क्वेश्चन डाल दिया है। हाँ, ये 10 मार्कर होगा, डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। अदरवाइज मैं क्या डिस्कस करूं कि आइडियोलॉजीज के आंसर्स कैसे लिखने हैं। देखो आई, फंडा सेम चलना है, वही डिबेट रहना है। हर जगह डिबेट ही रहेगा, हर जगह डिबेट रहेगा। जैसे देखो हम बात करें डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म, ये 10 मार्कर रहेगा। डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म एनीवे इट इज गोइंग टू बी 10 मार्कर, ठीक है ना, इट विल बी अ 10 मार्कर, ठीक है ना। और ये 20 मार्कर होगा, ये शायद पिछले साल का क्वेश्चन है, जस्ट अ सेक। हाँ, अब जैसे देखो डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इसमें देखो, एक तो जब 10 मार्क अभी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ना कंटेम्पररी और पर्टिकुलर इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लिबरलिज्म, नेचुरली यू विल इंट्रोड्यूस विथ लिबरलिज्म, ठीक है ना। आइडिया क्या है, एंड इट हैज बीन दैट हेजेमोनिक आइडिया, ठीक है ना, आई बीइंग कॉल्ड एज एयर ऑफ लिबरलिज्म। हाउएवर द आइडिया हैज फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन रिसेंट टाइम्स, क्योंकि 10 मार्कर है, 20 मार्कर रहता ना तो हम फेज वाइज चले जाते। डिस्कस द एवोल्यूशन या डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म, तो हम कब डिक्लाइन की बात करते, उस मुताबिक हम बात करते कि कैसे जो पोस्ट वॉर एरा है, उस समय राइज ऑफ फासिज्म के कारण देयर वाज डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। बेसिकली हम सीधे इसे लिंक कर देते डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी वाले सेम फेज में। देन पोस्ट वॉर एरा में व्हाट डिड वी सी? हाँ, ये नहीं, वेलफेयर स्टेट्स नहीं, एक तो उसके कारण क्या हुआ था, नहीं, डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म में ना मैं थोड़ा एवोल्यूशन पर चला जाता हूँ। एक तो पोस्ट ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड, राइज ऑफ फासिज्म, 1930s का आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, विच चैलेंज द लेसिस फेयर एडम स्मिथ आइडिया ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम बात कर रहे हैं कि इन द पोस्ट वॉर एरा लिबरलिज्म वाज चैलेंज्ड बाय कम्युनिज्म, ठीक है ना, विथ मेनी ऑफ द स्टेट्स बिकमिंग कम्युनिस्ट, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी आर लुकिंग एट 1960s एंड 1970s, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म, it was significantly challenged because of increasing economic crisis, emergence of nanny states, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगला चैलेंज कब आया, और ये जो डिक्लाइन था उसने, उसके बाद फिर 1990s में अगर हम देखें, हाँ, नियो लिबरलिज्म, तो नियो लिबरल स्टेट इटसेल्फ वाज, नियो लिबरल आइडिया इटसेल्फ वाज चैलेंज्ड। सबसे पहले तो 1997 1998 में ईस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है ना। उसके बाद फिर हाँ 2008 वाली बात आ गई, 2020 वाली बात आ गई, कोविड वाली, कोविड 19 वाली आ गई। इसके साथ साथ एक मिनट, हाँ 2008 जब हम एशियन इकोनॉमिक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज गेव द आइडिया ऑफ पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस, ठीक है ना। और जब हम डब्ल्यूटीओ की बात करें, डब्ल्यूटीओ पर डिमांड फॉर दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट, ऑल ऑफ दिस शोड दी
डिक्लाइन, इट्स चैलेंजेस, बेसिकली वही है चैलेंजेस। और अब अगर सपोज करो सिर्फ 10 मार्कर है, तो 10 मार्कर के केस में कंटेम्प्ररी टाइम्स में जो डिक्लाइन है, तो ये जो डिक्लाइन है ना, ये दो फ्रंट पे है। वन इज ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली क्या क्या फैक्टर्स हैं? व्हेन वी आर लुकिंग एट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, challenges from China and Russia, ठीक है। Then when we are looking at global trade, हाँ ग्लोबल ट्रेड ट्रम्प टैरिफ आ जाएगा। जब हम इंटरनली बात करेंगे, तो इंटरनली व्हेन वी लुक एट द वेस्टर्न स्टेट्स हु हैव बीन द चैंपियंस ऑफ लिबरलिज्म, वहां पे हम क्या देख रहे हैं? देयर इज प्रोटेक्शनिज्म हो गया, राइज ऑफ राइट है, एंटी इमिग्रेशन एज यू सेड, एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट है, ट्रम्प फेनोमेना। क्योंकि ये जो राइज ऑफ राइट है ना, ये जो ट्रम्प फिनोमेना, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू यूएसए, वेदर यू लुक एट इटली, वेदर यू लुक एट फ्रांस, वेदर यू लुक एट हंगरी। हाँ, हाँ। हम्म। तो इस तरीके से वी विल टॉक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म, और उसके बाद फिर नेचुरली वी विल टॉक अबाउट सजेशन। खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से व्हाट वी विल डू, हम सीधा देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, कंटेम्प्ररी एलिमेंट्स जितने ज्यादा लाओगे नंबर उतने ज्यादा मिलेंगे। हाँ बोलिए। कोई इशू नहीं है। मैंने बताया थिंकर से ज्यादा आर्ग्यूमेंट एंड एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। अब बताओ आप थिंकर डाल रहे हो, उसकी जगह आप ये सब आर्ग्यूमेंट्स डाल रहे हो, नेचुरली दे विल गेन मोर वेट, क्योंकि ये शो करेगा ना दैट यू आर अवेयर अबाउट द स्टफ। ठीक है, ओके। अब अगला क्या था? ये तो पीवाई क्यू है। फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी, कल्चर एंड नेशन वीकन द हेजेमनी ऑफ न्यूलिबरलिज्म टुडे। ये मैं वैसे डिस्कस कर रखा हूँ, और ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन असल में आसान है। बस आपने अगर समझा नहीं है, आई कॉल ऑल दीज क्वेश्चंस एज एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन मालूम नहीं है, याद नहीं है? हाँ, किस में? भाई यकीन मानो, नहीं, नहीं होगा। आप जब इस बार की बात कर रहे हो, व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, इस बार के क्वेश्चन देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे टोटली कंटेम्प्ररी है। अगर आप थिंकर पर डिपेंड करोगे, आप मामला डुबा दोगे। rather than thinking, they want to see your understanding of the issue। थिंकर से ज्यादा अगर आपको इशू समझ में आ रहा है, फोकस ऑन दैट। जिसमें थिंकर का जरूरत है उसमें हम थिंकर डाल देंगे, ठीक है ना। आपने पेपर टू नहीं अच्छे से पढ़ा है ना? हाँ मतलब नहीं पढ़ा है ना। इसमें देखो ये देखो, देखो ये लिबरलिज्म पेपर टू लिंक्ड रहेगा, क्योंकि जो भी चीजें ग्लोबलाइजेशन वगैरह जो टॉपिक्स रहेंगे ना, नेचुरल है उसका कंटेंट यहाँ आना ही आना है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम तो नहीं मिलता होगा, न्यूज़पेपर पढ़ो। देखो हिंदू के पीछे मत भागो, एक्सप्रेस पढ़ लो, क्योंकि एक्सप्रेस का मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज के कारण। और देखो थोड़ा बहुत फ्लिप कर लिया कर, सो दैट बस अवेयरनेस रहे बेसिकली की चीजें चल क्या रही हैं। नेक्स्ट इज, लेट मी नोट डाउन दिस क्वेश्चन। फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी,
culture and nation weaken the अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोलिबरलिज्म, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड नियोलिबरलिज्म? यस, मार्केट इज गॉड, ओके, but it is not only talking about domestic market, it takes liberalism to the international level, क्योंकि जब हम वॉशिंगटन कंसेंसस इट वाज ड्रिवन बाय न्यू लिबरल आइडिया that across the border there should not be any limitations, whether in economic terms or in social terms or any term, right? यहां तक तो समझ गए कि न्यू लिबरलिज्म। अब देखो फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी, कौन से स्कॉलर बात करते हैं कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? बस कम्युनिटेरियन, सोशलिज्म वगैरह उधर नहीं भगने का। सो व्हेन कम्युनिटेरियन स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग दैट यू नीड टू रादर, क्योंकि ऑल द लिबरल वट एवर स्ट्रैंड ऑफ लिबरलिज्म यू टॉक अबाउट दे फोकस ऑन इंडिविजुअल, बट कम्युनिटेरियंस द मोमेंट दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट that you focus on community as a whole and not as an individual, community is far more important। जब सैंडल और वॉल्जर बात कर रहे हैं, डोंट यू थिंक दैट इज चैलेंजिंग द आइडिया ऑफ न्यूलिबरलिज्म? क्योंकि वो कम्युनिटी स्पेसिफिक राइट्स की बात कर रहे हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट विच आर द स्कॉलर्स, मल्टीकल्चरलिस्ट, हाँ, पारेख वगैरह, हाँ, मैकिंटायर वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना? वो क्या बोलते हैं, जो कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, यू नीड टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ राइट्स, हर जगह यूनिवर्सल राइट्स चलेंगे, मल्टीकल्चरल लिस्ट वो नहीं कहेंगे। थर्ड इज दोज हु टॉक अबाउट नेशंस, जो नेशनलिस्ट आइडियाज रहते हैं। हाँ, हाँ, तो इस तरीके से खत्म हो गया, क्या बचा इस क्वेश्चन में? अब बताओ मुझे, अब बताओ, बताओ इसमें कुछ बचा? दिक्कत कहां थी? डर और क्वेश्चन को समझना, दो ही जगह दिक्कत ही थी। आपने क्वेश्चन को समझ लिया, खेल खत्म है। इससे तो सिंपल स्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता। सब हेडिंग देकर के एक्सप्लेन कर दिया, सब हेडिंग देकर के एक्सप्लेन कर दिया, सब हेडिंग देकर के एक्सप्लेन कर दिया। चिंता मत करो, परेशानी होने की जरूरत है। कब तक चलेंगी दोनों क्लासेस? हाँ, नहीं, इसलिए ना क्योंकि वही होगा ना, जब जीएस का लोड थोड़ा कम हो तो पॉलिटिकल साइंस के एक्सेलरेटर थोड़ा दबाने का। इनपर्मानेंस, मुझे पता है। नहीं भाई, वो लिबरलिज्म में ही आ जाता है, कम्युनिटेरियन, मल्टीकल्चरलिस्ट, वो ये सब उसी चैप्टर में आ जाता है। ये सब जो है ना, ये उसी में आ गया होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट हिज थर्ड क्वेश्चन इज, मैं आता हूं आपके वाले पर, की फीचर्स ऑफ प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थियरी। तो जब हम प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थियरी, वो सब पोस्ट मार्क्सिस्ट है प्रभु। वो सब आपने जो बोला ना, एवोल्यूशनरी वगैरह, वो सब पोस्ट मार्क्सिस्ट है। यहाँ पे आपका वो आएंगे यूटोपियंस, यूटोपियन सोशलिस्ट आएंगे, क्रिश्चियन सोशलिस्ट आएंगे, चार्टिस्ट आएंगे, वो यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट आपके पास सिर्फ यूटोपियन सोशलिज्म होगा, बाकी नहीं होगा। हाँ, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन, हाँ, ये सब यूटोपियन सोशलिस्ट हैं, ठीक है ना? तो प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी क्या थी? वो बस उनके बेसिक आइडियाज क्या क्या थे?
अपीलिंग टू द कॉन्साइंस। उसके बाद क्या है, देयर कैन बी अ हार्मनी बिटवीन क्लासेस। उनका फोकस वही था ना कि अपील करने के बाद जो हार्मनी है, हार्मनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड, नो नीड फॉर रेवोल्यूशन कन्फ्लिक्ट। इसमें जो सेंट सिमोन हो गए, चार्ल्स फूरियर हो गया, रॉबर्ट ओवेन हो गए, इनके बस ये से आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आइडिया ही वही है, प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, अब इसका वाले पे आता हूँ, क्योंकि अब मुझे खत्म करना है, क्योंकि 5 बजे से वापस मेरा फाउंडेशन का लेक्चर है। रेवोल्यूशन इन परमानेंस, ठीक है ना? ये मैंने कहीं कई जगह बता रखा है। देखो, देखो, ये जो रेवोल्यूशन इन परमानेंस है ना, बेसिकली रिगार्डिंग दिस देयर आर टू थिंकर्स इन मार्क्सिस्ट फिलॉसफी। वन ऑब्वियसली दैट यू नो ऑफ इज माओ। मार्क्स ने कभी बात नहीं की परमानेंट रेवोल्यूशन की। मार्क्स ने सिर्फ हाँ, इनफैक्ट मार्क्स ने एक जगह बात की है, जब वो इंटरनेशनल डोमेन पर जाता है ना, तो वहां पे बात कर रखा है, उसने एक जगह बात की है। अदरवाइज वन वाज माओ, जिसने बात की थी परमानेंट रेवोल्यूशन की, दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी बुर्जुआ टेंडेंसीज दैट विल क्रीप इन, एंड एज ए रिजल्ट वी नीड टू गो फॉर रेवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन जो रेवोल्यूशन इन परमानेंस का एक बड़ा सा स्कॉलर है ना, दैट इज ट्रॉट्स्की, लियोन ट्रॉट्स्की। ये बहुत बड़ा मार्क्सिस्ट फिलोसोफर था, लेकिन इसके दो दो कंटेम्पररीज थे, ट्रॉट्स्की और स्टालिन, और इसी ने एक बुक लिखी थी, रेवोल्यूशन बिट्रेड। ठीक है ना? तो इसका जो रेवोल्यूशन इन परमानेंस की इसने बात की है ना, ये वही बात कर रखा था कि व्हेन वी विल गो फॉर एस्टैब्लिशिंग कम्युनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉर दैट देयर विल बी अ नीड फॉर रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि स्टालिन ने क्या बोल रखा था, कम्युनिज्म इन वन नेशन, कि हमें कम्युनिज्म को एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो इसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, देयर विल बी अ नीड फॉर रेवोल्यूशन। क्योंकि एज द वर्कर्स दे विल राइज अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, देयर विल बी अ नीड फॉर रेवोल्यूशन। और वो है आपका रेवोल्यूशन इन परमानेंस। कोई बात नहीं, मैं इस पर एक छोटा सा मटेरियल दे दूंगा, ये मैं अपलोड करवा दूंगा रेवोल्यूशन इन परमानेंस पर, ठीक है। अब मेरे को छोड़ो यार, काहे कि 5 बजे से लेक्चर है, ठीक है ना? 1-on-1 आप टेलीग्राम पे लिंक मिल लेना है, मैं किसी दिन भी आपको 2 बजे 3 बजे के अराउंड बोल दूंगा, ठीक है ना? आप आ जाइएगा, ठीक है।